जी कैफ 8 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 51। आज के लेक्चर में एक तो हमने होम असाइनमेंट डिस्कस करनी है, कल आपको क्वेश्चन होम असाइनमेंट दी गई थी, और फिर एमसीक्यू और मैटर पैराग्राफ डिस्कस करना है हमने। ठीक है भाई जी, अच्छा ठीक है। जिन स्टूडेंट ने असाइनमेंट भी खड़ा किया था ना, मैंने खड़े हो जाए जिन स्टूडेंट ने असाइनमेंट, शाबाश, जल्दी से जल्दी से जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश। इधर भी थे ये भाई जहां जी, ये इधर भी थे भाई जहां। हाँ चले, हाँ जी, अच्छा चले ठीक है। अच्छा चले ऐसा करें, एक दफा कैमरे की तरफ देखे हाथ हिलाएं और बैठे। इन सब के चेहरे जो है ना, इनकी स्क्रीनशॉट लेनी है। ये वो शरपसंद नासिरा जो असाइनमेंट नहीं करते। हाँ, और ये जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं ना, आपको देखेंगे, स्पास कर करके देखेंगे, चेहरे नोट करेंगे। हाँ, ये वो लोग हैं करप्ट, जिन्हें असाइनमेंट देते हैं फिर भी असाइनमेंट नहीं करते। बैठ जाएं बैठ जाएं, आपके साथ इतनी बहुत है। असाइनमेंट, अच्छा अब असाइनमेंट अपने सामने रखिए, असाइनमेंट को डिस्कस करने हम जा रहे हैं। जी तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन 7, अभी जब तक प्रोजेक्टर ऑन होता है हम डिस्कशन अपनी स्टार्ट रखते हैं। क्वेश्चन 7 था, क्वेश्चन एक्सप्लेन द टर्म मिस स्टेटमेंट। मिस स्टेटमेंट को जल्दी से डिफाइन करें, क्या है? डिफरेंस बिटवीन आईएफआरएस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। शाबाश। डिस्क्राइब आडिटर्स रिस्पांसिबिलिटी इन रिलेशन टू मिस स्टेटमेंट। आडिटर की रिस्पांसिबिलिटी इन रिलेशन टू मिस स्टेटमेंट क्या है मेरे भाई? ऑडिटर इज रिस्पांसिबल इन रिलेशन टू मिस स्टेटमेंट का है। उसने ये नहीं कहा व्हेन मिस स्टेटमेंट इज आइडेंटिफाइड। ये रिस्पांसिबिलिटी नहीं कहा कि जब मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई होगी तो क्या रिस्पांसिबिलिटी होगी, ये नहीं पूछा। आइडेंटिफाई करने के हवाले से ये बेसिकली वही रिस्पांसिबिलिटी है जो ओवरऑल है। ऑडिटर इज रिस्पांसिबल टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट वेदर ड्यू टू एरर ऑफ, ये वो रिस्पांसिबिलिटी आएगी। तो ये जो लिखी है वो गलत लिखी है ना। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, ऑडिटर रिस्पांसिबिलिटी इन रिलेशन टू मिस स्टेटमेंट। अगर वो क्वेश्चन में कहता ना ऑडिटर रिस्पांसिबिलिटी इफ ही आइडेंटिफाइज ए मिस स्टेटमेंट, तो फिर आप मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करने के बाद वाले प्रोसीजर लिखते, बाद वाले प्रोसीजर लिखते। उसने रिक्वायरमेंट को जनरल रखा हुआ है इन रिलेशन टू मिस स्टेटमेंट। या अगर इसी क्वेश्चन को कहते हैं इन रिलेशन टू फ्रॉड, तो इन रिलेशन टू फ्रॉड क्या रिस्पांसिबिलिटी? सेम रिस्पांसिबिलिटी होती है ना। हमने जो चैप्टर 2 में रिस्पांसिबिलिटी याद की ऑडिटर की, वो मिस स्टेटमेंट और फ्रॉड दोनों को कवर कर रही होती है। तो जब कभी हमसे मिस स्टेटमेंट से रिलेटेड रिस्पांसिबिलिटी पूछे, फ्रॉड से रिलेटेड रिस्पांसिबिलिटी पूछे, तो हमने क्या बताना है? वही ओवरऑल। लेकिन अगर कहे कि फ्रॉड आइडेंटिफाई हो गया है, इसके बाद क्या रिस्पांसिबिलिटी है? मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई हो गई है, इसके बाद क्या रिस्पांसिबिलिटी है? तो वो हमारे बाद वाला कोर्स ऑफ एक्शन आएगा। तो यहां क्या नहीं वो ठीक है, उसको चेंज कर लेंगे, उसको चेंज कर लेंगे, पीछे आंसर में क्या लिखा हुआ। ठीक है, लेकिन आपको एक्सप्लेन बता रहा हूं। अगर क्वेश्चन में क्लियरली कहे ना कि जब मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई होगी तो फिर उसके बाद आपने ये एक्शन लिखना है। जी क्या आईएफआरएस और एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक ही चीज है? पाकिस्तान में यस एक ही चीज है। ठीक है, लेकिन याद रखिए एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क आईएफआरएस के अलावा कुछ और भी हो सकता है। आईएफआरएस के अलावा कुछ और भी हो सकता है, इवन पाकिस्तान में भी कुछ और भी हो सकता है। आपने पढ़ा हुआ है कैश बेसिस अकाउंटिंग, कैश, अच्छा चले, आपने कंसेप्ट पढ़ा जनरल पर्पस फ्रेमवर्क और स्पेशल पर्पस? पढ़ा, रिपोर्टिंग में पढ़ा हुआ है, रिपोर्टिंग में, ऑडिट में नहीं, रिपोर्टिंग में। अच्छा चले चले चले, आपको ये तो पता होगा कि एक होती है एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग, होती है कैश बेसिस अकाउंटिंग। ठीक है, तो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में हर तरह का फ्रेमवर्क आता है जिसके मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन सकती हैं। वो कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान में कंपनीज के लिए जो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है वो आईएफआरएस है। लेकिन सोच के जरा बताइए, जो सोल प्रोप्राइटरशिप होंगे, स्मॉल कंपनीज, क्या उनके लिए उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती होंगी? बनती होगी ना। क्या उनका फ्रेमवर्क आईएफआरएस होता होगा? नहीं, उनका फ्रेमवर्क आईएफआरएस के मुताबिक कुछ और होता होगा। तो कंसेप्ट जो बिल्ड करना है आपने अपने जहन में वो ये रखना है कि जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है ये बहुत सी टाइप्स के हैं। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बहुत से टाइप्स के हो सकते हैं। पाकिस्तान में कंपनीज के लिए जो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है वो आईएफआरएस ही है, लेकिन याद रखें इसके अलावा भी कुछ दूसरे फ्रेमवर्क हो सकते हैं। ठीक है जी, तो हमारे सिलेबस की हद तक अगर आप पूछे ना तो यस, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क और आईएफआरएस एक ही चीज है जी। और कोई क्वेश्चन? अच्छा ये क्लियर हो गया।
रिस्पॉन्सिबिलिटी में सुन ले। अच्छा, पहली तो चीज़ ये क्यों कर रहे हैं, बुक के पीछे शायद कुछ और लिखा हुआ है। अब जो समझा रहा हूँ ना उसको पिक करें। समझा क्या रहा हूँ, हमारे ऑडिट में दो तरह के कंसेप्ट होते हैं। एक है ये है ना मिस स्टेटमेंट। आपको याद होगा रिलेटेड पार्टी में भी कंसेप्ट समझाया था कि रिलेटेड पार्टी को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या प्रोसीजर, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये अलग कंसेप्ट है। और रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई होने के बाद क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या प्रोसीजर, ये अलग कंसेप्ट है। उसी तरह हमारा एक कंसेप्ट आएगा फ्रॉड का, जिसमें हमें कहेगा फ्रॉड को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या प्रोसीजर है टू आइडेंटिफाई फ्रॉड, वो अलग कंसेप्ट है। और फिर आएगा ऑन आइडेंटिफाइंग फ्रॉड, क्या प्रोसीजर है, वो अलग कंसेप्ट है। ठीक है, एग्जैक्टली उसी तरह मिस स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये अलग कंसेप्ट है। और मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई होने पर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये अलग कंसेप्ट है। ये बात समझ आ गई। अब सारी डिस्कशन इस चीज पे है कि ये क्वेश्चन कौन सा है, इसमें मिस स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बतानी है कि मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई होने के बाद वाली बतानी है। इसमें क्वेश्चन को पढ़ के जो मुझे लग रहा है, शायद जब मैंने सोल्यूशन बना रहा था उस वक्त मुझे ये लगा कि ये बाद वाली मिस स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करने के बाद वाले रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछ रहा है। लेकिन अभी मुझे ये लग रहा है कि डिस्क्राइब आइटम रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू मिस स्टेटमेंट, चूंकि क्वेश्चन में उसने नहीं बताया हुआ कि मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई हो चुकी है, बल्कि उसने ये बताया कि मिस स्टेटमेंट के हवाले से रिस्पॉन्सिबिलिटी बताएं, जनरल रखा है। तो इसीलिए इसमें टू आइडेंटिफाई जो है वो वाला कंसेप्ट अप्लाई होगा। कैटेगरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस वेदर फाइनेंशियल फ्री फ्रॉम। अगर यहाँ पे कहता है मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई हो चुकी है, उसके बाद क्या बताओ, तो फिर हम वो कम्युनिकेशन वगैरह की बात करते हैं, रिकमेंडेशन की बात करते हैं। क्लियर हुआ, ये मेन कंसेप्ट ध्यान में रखें। फ्रॉड में एग्जैक्टली दो क्वेश्चन है इसी तरह के। एक क्वेश्चन में कहता है बताओ टू आइडेंटिफाई फ्रॉड क्या प्रोसीजर परफॉर्म करोगे, वो इंटायरली डिफरेंट क्वेश्चन है। और दूसरे में कहता है ऑन आइडेंटिफाइंग फ्रॉड क्या करोगे, वो इंटायरली डिफरेंट है। ठीक कर रहे हैं, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 8, ऑन विच मैटर्स डिसएग्रीमेंट विद मैनेजमेंट वुड इफ मटेरियल आर परवेसिव कॉज द आइटर टू एक्सप्रेस ए क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन। किन मैटर्स के ऊपर डिसएग्रीमेंट हो सकता है, किन मैटर्स, कौन से मैटर्स का डिसएग्रीमेंट होगा तो ओपिनियन मॉडिफाई होगा। ये मिस स्टेटमेंट, ये एग्जांपल्स बतानी है। एग्जांपल ज्यादा मिस स्टेटमेंट की, कुछ खुद से बता सकते हैं कि ऐसी एग्जांपल स्टूडेंट बता सकता है क्लास में जो बुक में ना हो और मिस स्टेटमेंट हो। कोई ऐसी एग्जांपल बता सकते हैं कि जो मिस स्टेटमेंट है लेकिन बुक के अलावा एग्जांपल। क्लासिफिकेशन किसकी, डेप्रिसिएशन, एक्सेस रेट से डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर दी, शाबाश। रिपेयर को सैलरीज में इंक्लूड कर दिया, शाबाश। कोशिश करें ऐसी एग्जांपल बताएं सॉल्यूशन में जो बुक में नहीं है, बुक वाली तो आप छाप देंगे। प्रोविजन फॉर बैड डेट रिकॉर्ड नहीं किया, वैल्यूएशन सारे के सारे एसेट्स के, बिल्कुल ठीक है। ये सारे वो मैटर्स हैं जिन पे मैनेजमेंट का और राइटर का डिसएग्रीमेंट होगा तो ओपिनियन क्वालिफाइड या एडवर्स हो सकता है। क्लियर, यानी इस क्वेश्चन में बेसिकली वो मिस स्टेटमेंट के बारे में पूछ रहा है। डन। क्वेश्चन 9, द ऑडिटर शुड ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इन ऑर्डर टू बी एबल टू फॉर्म एन ऑडिट ओपिनियन। सही कह रहा है। देखो, आइडेंटिफाई द सिचुएशन व्हिच रिस्ट्रिक्ट द ऑडिटर्स एबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, गिव 2 एग्जांपल्स फॉर ईच सिचुएशन। स्कोप लिमिटेशन की सिचुएशन पूछ रहा है और 2 एग्जांपल्स भी पूछ रहा है। तो इसका मतलब है सिचुएशन का मतलब है हेडिंग और एग्जांपल्स का मतलब क्या है, उसके अंदर जो उसने 2-2, 3-3 एग्जांपल्स दिए हैं वो। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा है कि ये रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है, बड़ा अर्सा पहले 10-12 साल पहले आई कि आपने 2 दफा पूछे थे ये क्वेश्चन, फिर उसके बाद आज तक नहीं पूछे। उम्मीद अब नहीं पूछेगा क्योंकि उसका फोकस अब शिफ्ट हो चुका है, रिप्रोडक्शन से केस स्टडी के ऊपर आ चुका है। लेकिन बहरहाल हमने डिस्कस किया हुआ ये क्या क्या हेडिंग्स थी। बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एंटिटी, रिलेटिंग टू नेचर टाइमिंग ऑफ ऑडिटर्स अपॉइंटमेंट और बाय मैनेजमेंट, बिल्कुल ठीक। और कल मैंने एक अहम कंसेप्ट आपको बताया था क्या, कि स्कोप लिमिटेशन किसी भी किस्म की हो रिपोर्ट को सेम इफेक्ट करती है, रिपोर्ट में इफेक्ट सेम होता है। लेकिन अगर स्कोप लिमिटेशन में मैनेजमेंट हो तो इसका इफेक्ट ज्यादा सीवियर होता है रिपोर्ट के साथ साथ अदर एस्पेक्ट्स में। बिल्कुल ठीक, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, इन particular circumstances the client restricts the auditor from performing certain audit procedure. Discuss how the auditor should deal with such restriction if the same are imposed by management at time of appointment during audit. अच्छा, ड्यूरिंग ऑडिट तो ये बात किसी स्कोप लिमिटेशन की। ड्यूरिंग ऑडिट क्या करना है वो हमने सीखा है कि देखेंगे अगर इफेक्ट मटेरियल है
तो क्वालिफाइड ओपिनियन, परवेसिव है तो डिस्क्लेमर। और अगर स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट है तो हमारा रिस्क इंक्रीज कर जाएगा, मैनेजमेंट इंटेग्रिटी डाउटफुल हो जाएगी, एक्सट्रीम केसेस में विड्रॉ भी कर सकते हैं। एडिशनल जो उसने कंसेप्ट ऐड किया वो किया एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट। एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट का मतलब होता है बिफोर एक्सेप्टेंस। बिफोर एक्सेप्टेंस, अच्छा क्या ऐसा हो सकता है कि बिफोर एक्सेप्टेंस कोई स्कोप लिमिटेशन आ जाए? कैसे हो सकता है? हाँ, आपको डिस्कस किया हुआ है कि एक्सेप्टेंस से पहले प्रपोज्ड ऑडिटर प्रीडिसेसर ऑडिटर को लेटर लिखता है और उससे क्लाइंट के बारे में पूछता है कि इसका इंटेग्रिटी वगैरह का मसला तो नहीं है कोई। ये हमने प्रीडिसेसर ऑडिटर का कंसेप्ट पढ़ा है कि किसी भी क्लाइंट को एक्सेप्ट करने से पहले ऑडिटर ने, प्रपोज्ड ऑडिटर ने प्रीडिसेसर पुराने वाले ऑडिटर को लेटर लिखना है कि बताइए ये क्लाइंट, इसमें इंटेग्रिटी का कोई प्रॉब्लम या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर क्लाइंट हमें, लेकिन ये लेटर लिखते हैं हम, लेकिन क्लाइंट से इजाजत लेके लिखते हैं क्योंकि इसमें कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है। अगर क्लाइंट हमें ये लेटर लिखने की इजाजत ना दे तो ये स्कोप लिमिटेशन बिफोर एक्सेप्टेंस होगी, एट टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस। ठीक है, अच्छा अब सुनिए, अगर एट टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस है तो क्या करना है, जरा गौर से सुनिएगा। ड्यूरिंग ऑडिट प्रोसीजर थोड़ा डिफरेंट है, बिफोर एक्सेप्टेंस डिफरेंट। बिफोर एक्सेप्टेंस अगर हमें पता चला क्लाइंट ने स्कोप लिमिटेशन इंपोज किया है, हम देखेंगे उसका इफेक्ट मटेरियल है कि परवेसिव। अगर स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट है, उसका इफेक्ट परवेसिव है, हम एंगेजमेंट को एक्सेप्ट ही नहीं करते। ये फर्क ध्यान में रखिएगा, बाद में आए ना तो हम कहते हैं विड्रॉ, और अगर पहले आए इफेक्ट परवेसिव हो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। हाँ, पहले पता कैसे, ऑडिटर की जजमेंट है, ऑडिटर की जजमेंट है। और अगर इफेक्ट मटेरियल हो, स्कोप लिमिटेशन बिफोर एक्सेप्ट इफेक्ट मटेरियल है, तो याद रखें एंगेजमेंट को एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको ये इफेक्ट ऑन रिपोर्ट कि हम क्वालिफाइड ओपिनियन देंगे, ये मैनेजमेंट को बताना पड़ेगा, पहले से बताना पड़ेगा। हमारा रूल ये है कि जब कभी हमें लगता है ना कि ओपिनियन मॉडिफाई हो सकता है तो फौरन मैनेजमेंट को बता देते हैं उसी वक्त। तो एट टाइम ऑफ एक्सेप्ट, तो बेसिकली जो डिफरेंस है वो ड्यूरिंग ऑडिट में क्या है, क्वालिफाइड ओपिनियन मटेरियल है, और बिफोर एक्सेप्टेंस अगर मटेरियल हो स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट तो क्वालिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करेंगे क्योंकि अभी पॉइंट ही नहीं हुए, लेकिन मैनेजमेंट को बता देंगे कि अगर आपने हमें पॉइंट किया तो हम क्वालिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे बाद में। इसी तरीके से अगर इफेक्ट परवेसिव हो, स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट इफेक्ट परवेसिव है, तो इसमें डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन या विड्रॉल, जबकि एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट में एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच मेक एन आइटम मटेरियल? मटेरियलिटी की डेफिनेशन है। इसमें खास तौर पे आपने जो अल्फाज लिखने हैं वो इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट वाला, और मटेरियलिटी डिपेंड ऑन साइज एज वेल एज नेचर वाला लिखना है। फिर 12, ब्रीफली एक्सप्लेन द टर्म परवेसिव इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। परवेसिव इफेक्ट ऑन, मुझे आज तक ये याद है, एक अटेम्प्ट में एक स्टूडेंट था, बड़ा अच्छा लाइक स्टूडेंट था, हर सारे पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो रहे थे, लास्ट अटेम्प्ट में सिर्फ एक पेपर फेल हुआ ऑडिट का। हाँ, मेरे से पढ़ा था, उसकी मिसाल दे रहा हूं तो मेरे से ही पढ़ा था। अब अगली बात भी सुन लें, मार्क्स आए उसके 48 और आके कहने लगा सर वैसे तो और भी गलतियां की होंगी ना, लेकिन अगर मैं एक गलती ना करता तो मैं पास हो जाता। एग्जाम में परवेसिव की डेफिनेशन पूछी थी उसने 3 नंबर की, वो मुझे नहीं आती थी, वो मैं नहीं कर सका। तो अगर आज को सोचता हूँ अगर सिर्फ वो एक डेफिनेशन याद की होती ना तो मेरे 48 से 51 मार्क्स आते, मैं पास हो जाता। अगली डेट में पास हो गया था, लेकिन बाहर फिर भी ज़ाहिर 6 महीने ज़ाया हो गए। तो याद रखें सम टाइम एक डेफिनेशन अगर याद ना की हो उसकी वजह से आपके 6 महीने एक्स्ट्रा लग सकते हैं। तो ये परवेसिव है, मुझे हमेशा याद आती है ये बात। तो परवेसिव ये डेफिनेशन को आपने इजी नहीं लेनी, बाज़ औक़ात आई कैप कुछ जो अजीबोगरीब किस्म की डेफिनेशन होती है ना वो पूछ लेता है। मटीरियलिटी की शायद ना पूछे, आपने याद की होगी, परवेसिव की पूछ सकता है। बार पूछने को तो वो मटीरियलिटी की भी पूछ सकता है। 13, एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंसेस व्हेन ए मॉडिफिकेशन टू ऑडिटर ओपिनियन इज रिक्वायर्ड। कब मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड है? जब मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन हो और उसका इफेक्ट मटेरियल या परवेसिव हो। उसने मॉडिफिकेशन जनरल लैंग्वेज में पूछा, हमने भी जनरल बता दिया। सेकंड में स्पेसिफिक पूछ रहा है, डिस्क्राइब द सर्कमस्टेंसेस व्हेन एन ऑडिटर विल फॉर्म ए क्वालिफाइड ओपिनियन एंड एडवर्स ओपिनियन एंड ए डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। अब जिससे पूछूंगा वो फटाफट बताता जाए। क्वालिफाइड ओपिनियन कब? एक मिनट ठहरिए जरा। मिस स्टेटमेंट और उसका इफेक्ट मटेरियल हो, फेल। स्कोप लिमिटेशन भी तो बताएं, जब स्कोप लिमिटेशन उसका इफेक्ट मटेरियल हो। याद रखिए क्वालिफाइड ओपिनियन मिस स्टेटमेंट के केस में भी है, स्कोप लिमिटेशन के केस में भी है, जब इफेक्ट मटेरियल हो। और एडवर्स ओपिनियन मिस स्टेटमेंट इफेक्ट परवेसिव हो, डिस्क्लेमर
स्कोप लिमिटेशन का इफेक्ट परवेसिव है, शाबाश। नेक्स्ट केस स्टडी है, आइडेंटिफाई विद जस्टिफिकेशन हाउ द फॉलोइंग आइटम्स वुड इफेक्ट द राइटर्स ओपिनियन। अच्छा ये आपको बता दूं, चैप्टर 4 ऑडिट रिपोर्ट की केस स्टडी को अटेम्प्ट कैसे करना है, बल्कि किसी भी चैप्टर की केस स्टडी को कैसे अटेम्प्ट करना है, ये वॉल्यूम 2 के चैप्टर के स्टार्ट में फर्स्ट पेज पे लिखा होता है। तो वॉल्यूम 2 में जब आपको असाइनमेंट दी जाए ना, जैसे रिपोर्ट की असाइनमेंट दूं तो आप कहेंगे रिपोर्ट का क्वेश्चन तो आ गया, इसको अटेम्प्ट कैसे करना है, तो क्या करें आप, वॉल्यूम 2 चैप्टर 4 पहला सफा पढ़ लें, उसके ऊपर अप्रोच लिखी होगी, आपने उसको फॉलो करना है। एक्सटर्नल कंफर्मेशन के क्वेश्चन असाइनमेंट दी, वो कैसे करना है, क्या करें, वॉल्यूम 2 चैप्टर 14 स्टार्ट। आइडेंटिफाई विद जस्टिफिकेशन हाउ द फॉलोइंग वुड इफेक्ट द राइटर्स ओपिनियन, बताना है कि ये आइटम कैसे ओपिनियन को इफेक्ट करेगी। ऑडिटर्स हैव नॉट बीन एबल टू फिजिकली वेरीफाई द इन्वेंटरी, द इन्वेंटरी कंस्टिट्यूट्स ए मटेरियल पोर्शन ऑफ करंट एसेट्स ऑफ द कंपनी। स्कोप लिमिटेशन, अच्छा उसने अल्टरनेटिव प्रोसीजर की बात नहीं की, इसलिए बेहतर है हम अपने सोल्यूशन में लिखे। उन्हें देखें अल्टरनेटिव, उसने सिर्फ ये कहा फिजिकली वेरीफाई नहीं किया, अल्टरनेटिव प्रोसीजर का जिक्र तो नहीं ना किया, तो हमें सोल्यूशन में लिखना चाहिए इफ ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन एविडेंस फ्रॉम अल्टरनेटिव प्रोसीजर 2 देन इट विल बी स्कोप लिमिटेशन। इफेक्ट क्या बता रहा है, खुद से बता दिया मटेरियल इफेक्ट है, खुद से बता दिया मटेरियल इफेक्ट है, तो कौन सा ओपिनियन, क्वालिफाइड ओपिनियन। क्लियर, ये क्वालिफाइड ओपिनियन मिस स्टेटमेंट की वजह से देने स्कोप लिमिटेशन, शाबाश। 1 में कोई प्रॉब्लम, ए में। बी, company has determined the useful life of vehicles to be 10 years over which they are depreciated. The auditors believe that this useful life is not justified. मिसस्टेटमेंट। अच्छा बताइए इफेक्ट बताया कि नहीं, जब उसने इफेक्ट नहीं बताया कि मटेरियल, तो हमारा असूल क्या होता है, इफ मटेरियल तो क्वालिफाइड ओपिनियन, इफ परवेसिव एडवर्स ओपिनियन। क्लियर हो गया। अच्छा क्लास में कोई स्टूडेंट है ऐसा 50 का, क्लास में कोई स्टूडेंट है भाईजान को 50 वाले, हम आपस में बाद में सेटलमेंट करेंगे। हाँ, कोई क्लास में ऐसा स्टूडेंट है जो बताए कि जब कभी क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन एक्सप्रेस या डिस्क्लेमर ओपिनियन एक्सप्रेस किया जाता है, तो ओपिनियन सेक्शन के अलावा रिपोर्ट में कौन सा पैराग्राफ इफेक्ट होता है और कैसे इफेक्ट होता है। 1 मिनट है, वन बाय वन बोलेंगे नहीं, 1 2 3 बारी बारी, पहले ये फिर बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन इफेक्ट होता है, कैसे, ओपिनियन के लिए, शाबाश, उसमें रीजन लिखते हैं, मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन जिसकी वजह से ओपिनियन मॉडिफाई हो रहा हो, शाबाश। तो यहाँ पे उसने पूछा नहीं, उसने सिर्फ ओपिनियन का पूछा, लेकिन लिखना चाहे लिख सकते हैं, बेहतर है कि लिख दें कि ओपिनियन क्वालिफाइड या एडवर्स होगा। एंड ऑडिटर शैल आल्सो एक्सप्लेन नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड / एडवर्स ओपिनियन सेक्शन, बेसिस वाले सेक्शन में भी एक्सप्लेन कर देगा। हाँ इधर भी आएगा नेचर ऑफ स्कोप लिमिट, शाबाश। 3% ऑफ टोटल परचेजेस आर ऑथोराइज करवाना, अप्रूवल करवाना, कंट्रोल्स, याद आया, 3% आर ऑथोराइज्ड बाय परचेज ऑफिसर रादर देन द परचेज मैनेजर। परचेज, अच्छा क्वेश्चन से हमें सिस्टम का नहीं पता क्या होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन को पढ़ के लग रहा है कि जिसने ऑथोराइज करना था उसकी बजाय कोई और कर रहा है, तो बताइए ये क्या है, ये इंटरनल कंट्रोल वीकनेस है। याद है अथॉरिटी, ऑथोराइजेशन और अप्रूवल बताया हुआ आपको वीकनेस होती है, तो ये वीकनेस है इंटरनल कंट्रोल। आगे चलते हैं। अच्छा वीकनेस क्या ओपिनियन क्या होगा, अनमोडिफाइड ओपिनियन, अनमोडिफाइड ओपिनियन रिपोर्ट को इफेक्ट करेगा, रिपोर्ट के किसी भी सेक्शन में नहीं आएगा, रिपोर्ट में आ सकता है, शाबाश, किस सेक्शन में आ सकता है, अदर मैटर में भाई की तलाशी ले, जितने भी पैसे निकले मुझे दे दें। तो कितनी दफा बताया इंटरनल कंट्रोल वीकनेस का रिपोर्ट पे कोई इफेक्ट नहीं होता, ये अलहदा से एक डॉक्यूमेंट में शेयर की जाती है मैनेजमेंट का डायरेक्टर्स को, जिसे मैनेजमेंट लेटर कहते हैं या लेटर ऑफ वीकनेस कहते हैं। इंटरनल कंट्रोल के बारे में हम ओपिनियन नहीं देते रिपोर्ट में, इंटरनल कंट्रोल वीकनेसेस को हम रिपोर्ट में डिस्कस नहीं करते। क्लियर है ये। डी, द कंपनी इज नॉट कंप्लाइंग विद प्रोविजंस ऑफ IS2 इन्वेंटरीज फॉर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी। कंपनी हैज मिसक्लासिफाइड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट ऑफ machinery as revenue expenditure. The company has not disclosed one of its long-term loans in the financial statement. Misstatement in amounts,
मिस स्टेटमेंट इन क्लासिफिकेशन, मिस स्टेटमेंट ऑफ डिस्क्लोजर्स, मिस स्टेटमेंट्स है। अगर अमाउंट्स दी होती तो तीनों को जमा करते, अमाउंट्स दी हुई है नहीं, तो अमाउंट्स नहीं दी हो तो क्या रूल लगता है कि मल्टीपल है तो परवेसिव। तो ये मिस स्टेटमेंट है, इफेक्ट परवेसिव है, ओपिनियन क्या होगा एडवर्स ओपिनियन। एंड बताए, एंड आइटर शैल आल्सो एक्सप्लेन नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट इन बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन सेक्शन। बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन वो भी लिखना है, इसका आधा नंबर होता है एग्जाम में। ये हमारी असाइनमेंट क्लियर हो गई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? चलिए, अच्छा वॉल्यूम 2 की असाइनमेंट जो है ना क्लास में मैं वो अलग से आपके साथ शेयर किया करूंगा, ठीक है? वो व्हाट्सएप के जरिए से अलग से असाइनमेंट, क्योंकि क्लास में इतना टाइम अगर वो डिस्कशन की तरफ गए ना लेक्चर निकल जाएगा, तो वो होम बेस्ड रिकॉर्डिंग किया करूंगा। मैं अक्सर सैटरडे को छुट्टी कर लिया करता हूँ ना, हाँ, तो उसको कंपल्सरी, हाँ, उस पाप का प्रायश्चित करने के लिए क्या करूंगा, मैं होम बेस्ड रिकॉर्डिंग क्वेश्चंस की आपको प्रोवाइड किया करूंगा। इससे फायदा क्या होगा भला, क्लास का टाइम हमारा बचा करेगा, आप घर में बैठ के डिस्कशन देख लिया करेंगे, क्लास में हमारा लेक्चर आगे कंसेप्ट्स करेंगे, ठीक है? तो वॉल्यूम 2 भी इंशाल्लाह सारी डिस्कशन प्रोवाइड करूंगा आपको, लेकिन वो क्लास में नहीं, कहाँ, व्हाट्सएप के जरिए से, ठीक है? कोई प्रॉब्लम हो अगले दिन पूछ सकते हैं, अगले दिन क्वेश्चन डिस्कशन नहीं होगी, लेकिन आपकी अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है ना वो डिस्कस कर लेंगे हम, बेफिक्र नहीं, गुस्से से ना देखें। कोई समझ में ना आए डिस्कशन में कोई पॉइंट अगले दिन पूछ लीजिएगा। अब सुन लीजिए, अटेंटिव होकर सुन लीजिए, बहुत अहम कंसेप्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, बल्कि इस पूरे चैप्टर में हर कंसेप्ट, क्योंकि आपको पता है सबसे अहम डॉक्यूमेंट है रिपोर्ट। रिपोर्ट के अंदर जो भी चीज आ रही है वो अहम है, तो इसलिए उसमें इंक्लूड की गई। आपको याद है हमने एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट स्टडी किए थे। अच्छा, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि हर ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड किए जाते हैं, टाइटल, एड्रेस, ओपिनियन, बेसिस ऑफ ओपिनियन, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अदर रेगुलेटरी लीगल रिक्वायरमेंट, सिग्नेचर, डेट, प्लेस वगैरह। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कभी तो ऑडिट रिपोर्ट में आते हैं, कभी नहीं आते। ये आपने पढ़े हुए हैं, ये भी थे, आगे चल नेक्स्ट पेज पे थे, जैसे एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, जैसे अदर मैटर पैराग्राफ, जैसे मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न पैराग्राफ, और जैसे की ऑडिट मैटर भी उसमें है, की ऑडिट मैटर। ये पैराग्राफ्स ऐसे हैं जो कुछ केसेस में आते हैं, कुछ केसेस में नहीं आते। जो हर ऑडिट रिपोर्ट में एलिमेंट्स आते थे वो तो हमने डिस्कस कर लिए, ऐसे ही है ना। अब जो एलिमेंट्स कुछ ऑडिट रिपोर्ट में आते हैं और कुछ में नहीं आते, वो डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये कौन कौन से एलिमेंट है और कब आते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और रिपोर्ट में कब आएंगे। तो याद रखिए, इनमें से ये एलिमेंट्स हैं एम्फेसिस ऑफ मैटर, अदर मैटर, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न पैराग्राफ, की ऑडिट मैटर पैराग्राफ, 4, ठीक है। इसमें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ नाम से जाहिर है, इसमें कोई ना कोई मैटर, कोई ना कोई इशू, उसको एम्फसाइज किया जाता है, जोर दिया जाता है, ठीक है, जोर दिया जाता है। ये है एम्फेसिस ऑफ मैटर। ये क्या है? एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में क्या होता है? किसी मैटर को एम्फसाइज किया जाता है। अच्छा, मुझे ये बताइए, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई मैटर, कोई इशू, कोई मसला, कोई भी चीज, कोई बात मिस स्टेटमेंट का स्कोप लिमिटेशन नहीं है? मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन, देखिए, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन हो, यूजर्स को बताना जरूरी है, 100% जरूरी है अगर मटेरियल परवेसिव। लेकिन मुझे बताइए, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई एक मैटर जो मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन नहीं है, लेकिन स्टिल ऑडिटर समझे कि ये यूजर्स को बता देना जरूरी है? पॉसिबल है कि नहीं? मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन तो बतानी ही बतानी है। क्या कोई ऐसा मैटर भी हो सकता है जो मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन नहीं, लेकिन फिर भी ये बिल्कुल हो सकता है। इसकी एग्जांपल देते हुए क्लासिक एग्जांपल स्टैंडर्ड ये देता है, फर्ज कीजिए, अच्छा गौर से सुनिएगा, मैं इसके साथ मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन का कंसेप्ट भी टेस्ट करूंगा, केस स्टडी में कुछ भी पूछ सकता है। कहता है, मुझे ये बताइए कि अगर क्लाइंट के खिलाफ कोई लिटिगेशन चल रही है, लिटिगेशन पेंडिंग है, और क्लाइंट ने इसको डिस्क्लोज नहीं किया, ये क्या है? ये क्या है? ये मिस स्टेटमेंट है। ये मिस डिस्क्लोज नहीं किया तो मिस स्टेटमेंट है। अच्छा, अगला क्वेश्चन, क्लाइंट के खिलाफ कोई लिटिगेशन पेंडिंग है ईयर एंड पे, ईयर एंड के बाद उसका फैसला क्लाइंट के खिलाफ आ गया, क्लाइंट ने उसको डिस्क्लोज किया हुआ है, बताइए मिस स्टेटमेंट है कि नहीं?
डिस्क्लोज किया हुआ है। याद रखे ये रेंट के बाद लीगल केस का डिसीजन आ जाना एडजस्टिंग इवेंट होता है। इसका मतलब है अब क्लाइंट को उसकी प्रोविजन रिकॉर्ड करनी चाहिए। अगर क्लाइंट प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं करता, सिर्फ डिस्क्लोज कर देता है, तो ये क्या है? मिस स्टेटमेंट। क्लियर? अच्छा, तीसरा केस, क्लाइंट के खिलाफ ये रेंट पे लिटिगेशन पेंडिंग है। लिटिगेशन है सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट का मतलब मटीरियलिटी लेवल से ज्यादा है। मटीरियल भी हो सकती है, परवेसिव मटीरियलिटी लेवल से ज्यादा है। सिग्निफिकेंट लिटिगेशन है, ठीक है, अच्छी खासी। अगर क्लाइंट हार गया, अच्छी खासी उसे पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। क्लाइंट ने उसे एडिक्वेटली डिस्क्लोज किया हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लिटिगेशन पेंडिंग है, एक्सेप्शनल नेचर की लिटिगेशन है, पेंडिंग है। क्लाइंट ने उसको डिस्क्लोज किया हुआ, क्या मिस स्टेटमेंट है? नहीं। क्या ये एक्सेप्शनल नेचर की लिटिगेशन जो अगर क्लाइंट के खिलाफ आ जाता है डिसीजन, तो क्लाइंट को अच्छी खासी पेनल्टी पे करना पड़ेगी। क्या ऑडिटर को यूजर को बता देनी चाहिए? एक मिनट है नहीं, क्यों बताने? मैनेजमेंट कहे कि सर हमने बता तो दिया है, हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसको डिस्क्लोज कर तो दिया है, आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट में दोबारा क्यों बता रहे हैं? ये तो डुप्लीकेशन हो जाएगी। हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज और सही डिस्क्लोज किया है, तो क्या हमें फिर भी उसे यूजर्स को बता देना चाहिए एज ऑडिटर? कहता है यस, बता देना चाहिए। उसकी रीजन ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज जरूर किया है, लेकिन वहां पे और भी बहुत से 100 डिस्क्लोजर होते हैं, तो बाकी के डिस्क्लोजर्स में वो हो सकता है डिस्क्लोजर दब जाए, छुप जाए, तो ऑडिटर खास तौर पे इसको अपनी ऑडिट रिपोर्ट में जिक्र कर दे। लेकिन एक चीज है, जिक्र जरूर करे, लेकिन सिर्फ इशारा कर दे, रेफरेंस दे दे, थोड़ा सा हाईलाइट। जैसे होता है ना, पूरी मूवी नहीं चलानी ऑडिट रिपोर्ट में। मूवी क्लाइंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चला दी सारी लिटिगेशन की, क्या केस हुआ था, कब हुआ था, किसके खिलाफ हुआ था, कितने की पेनल्टी थी, क्लेम किया, अब क्या सर। हमने सिर्फ ट्रेलर चलाना है और उसे क्या कहना है, भाई ये ब्रीफ मैटर हम डिस्कस कर रहे हैं इसको, अगर आपने मजीद पूरी मूवी देखनी है तो क्या करें, इस नोट्स की तरफ चले जाएं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस नोट नंबर, इसको कहते हैं रेफर करना, रेफरेंस। शाबाश, रेफरेंस दे देना। तो ये, तो फिर से मुझे बताइए, वापस आइए मेन कंसेप्ट के ऊपर, क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई मैटर ना तो मिस स्टेटमेंट है ना स्कोप लिमिटेशन है, लेकिन ऑडिटर के ख्याल में यूजर्स को बता देना जरूरी है? क्या ऑडिटर बता सकता है? बिल्कुल ऐसे मैटर्स को बता सकता है। कैसे बता सकता है? एमसीएस ऑफ मैटर पैराग्राफ ऐड करके, रिपोर्ट में क्या करके, एमसीएस ऑफ मैटर पैराग्राफ ऐड करके। अब देखिए वो एमसीएस ऑफ मैटर पैराग्राफ की डेफिनेशन कैसे देता है। डेफिनेशन समझ आ गई ना, सारा कंसेप्ट समझ आ गया। कहता है एमसीएस ऑफ मैटर पैराग्राफ इज इंक्लूडेड इन ऑडिटर्स रिपोर्ट। एमसीएस ऑफ मैटर पैराग्राफ ऑडिटर रिपोर्ट में उस वक्त इंक्लूड किया जाएगा। एमसीएस ऑफ मैटर पैराग्राफ कहां इंक्लूड किया जाएगा? ऑडिटर रिपोर्ट में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं इंक्लूड किया जाएगा, कहां इंक्लूड किया जाएगा? ऑडिट रिपोर्ट में। कब इंक्लूड किया जाएगा? इफ ऑडिटर कंसीडर्ड इट नेसेसरी, जब ऑडिटर जरूरी समझे, क्या, टू ड्रॉ यूजर अटेंशन, टू ड्रॉ यूजर अटेंशन, जब ऑडिटर जरूरी समझे कि उसने यूजर्स की अटेंशन ड्रॉ करनी है, यूजर्स की अटेंशन ड्रॉ करनी है टू द मैटर विच इज डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऐसे मैटर के ऊपर जो कि डिस्क्लोज किया हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, एंड विच इज फंडामेंटल टू यूजर्स अंडरस्टैंडिंग, जो यूजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत अहम है। देखिए डिस्क्लोज किया हुआ है, एडिक्वेटली डिस्क्लोज, इससे हमें यह समझ आती है कि ये मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन नहीं है। अगर ये मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन नहीं है तो फिर ऑडिटर यूजर की तवज्जो क्यों दिला रहा है? क्योंकि ये फंडामेंटल है फॉर यूजर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यूजर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अंडरस्टैंडिंग के लिए फंडामेंटल, किसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए फंडामेंटल है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अंडरस्टैंडिंग के लिए। Provided matter does not require modified opinion and matter is not a key audit matter। इसकी तरफ मैं आता हूं। पहले बताइए मेन कंसेप्ट समझ लगे, एमसीएस ऑफ मैटर दिया क्यों जाता है? अच्छा मुझे ये बताइए, आपके सामने बुक है, इसमें सिलेबस के सारे कंसेप्ट मौजूद है, ऐसे ही है? क्या मैं आपको सिलेबस के सारे कंसेप्ट समझा दूं और आपसे कहूं तैयारी कर लो? एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, मैं ये समझूं कि कंसेप्ट तो सारे बताने हैं, समझाने भी है, ये नहीं कि छोड़ना, समझाने भी है, लेकिन कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा अहम हैं, कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं जो कि इस सब्जेक्ट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत अहम है, जिसके वो कंसेप्ट वीक हुए वो एडवांस का कोई टॉपिक नहीं समझ सकता। क्या मुझे आपको सिर्फ कंसेप्ट को समझा दूं नॉर्मल तरीके से सारे, कि जो फंडामेंटल है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, उन पे एम्फसाइज किया करूं, ये चैप्टर बहुत अहम है, इसमें से कंफर्म क्वेश्चन आएगा? भाई एम्फसाइज कर देना चाहिए कि नहीं? बेहतर। हालांकि ना मिस स्टेटमेंट ना स्कोप लिमिटेशन, ना तो ये है कि वो कंसेप्ट गलत है और ना ही मैंने छोड़ा है,
लेकिन सारे कंसेप्ट मौजूद है। अगर पेपर उनमें से आता है तो आप मुझे ये नहीं कह सकते मैंने सही नहीं पढ़ाया तो है, लेकिन क्या एज टीचर जो कंसेप्ट ज्यादा है फोकस कर देना चाहिए, क्योंकि आपके लिए समझने के लिए जरूरी है। एग्जैक्टली उसी तरह आइटर करता है, एग्जैक्टली उसी तरह आइटर। जैसे अभी मैं बताता हूं 100% कंफर्म कि एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा, 100% कंफर्म। क्या चैप्टर नंबर बुक का चैप्टर नंबर 25 100% का है? अच्छा है ही नहीं। इससे फिर ये समझ आया कि अगर कोई चीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है ही नहीं उसको एम्फसाइज नहीं कर सकते। जो चीज है अगर उसको एम्फसाइज करेंगे तो यूजर हंसेंगे, जैसे आप हंस रहे हैं ऐसे यूजर हंसेंगे। तो ये में रखिएगा, जब कभी केस स्टडी में कह दे कि डिस्क्लोजर नॉट इंक्लूडेड, लिटिगेशन है डिस्क्लोजर नॉट इंक्लूडेड, तो आपने ये नहीं सोचना सर ने लिटिगेशन के एग्जांपल के साथ कहा था एमसीक्यू मैटर आएगा। मैंने तब कहा था जब इसको एडिक्वेटली डिस्क्लोज किया होगा। देखिए डेफिनेशन में भी यही कह रहा है कि हमने यूजर की टेंशन ड्रा करनी है किस मैटर की तरफ। ये जो बात कर रहा है मैटर डज नॉट रिक्वायर मॉडिफाइड ओपिनियन, इसमें भी यही बात कर रहा है कि अगर कोई मिस स्टेटमेंट है या स्कोप लिमिटेशन है उस पे एमसीक्यू मैटर नहीं आएगा। क्यों? उस पे मॉडिफाइड ओपिनियन आएगा। समझ? अगर लिटिगेशन है उसका डिस्क्लोजर नहीं दिया क्या होगा? मिस स्टेटमेंट। क्या एमसीक्यू मैटर आएगा? क्या आएगा? मॉडिफाइड ओपिनियन। और अगर डिस्क्लोजर दिया हुआ है फिर एमसीक्यू मैटर आएगा। और इसी तरह एमसीक्यू मैटर की तरह एक और पैराग्राफ होता है जिसे कहते हैं की ऑर्डर मैटर। जब वो कह रहे हैं ना प्रोवाइडेड मैटर इज नॉट की ऑर्डर मैटर, यानी एमसीक्यू मैटर तब दो कब? जब मैटर की ऑर्डर मैटर नहीं है। ये क्यों लिख रहा है वाला? क्योंकि जब मैटर की ऑर्डर का तो उसके पैराग्राफ में शाबाश उसके पैराग्राफ में जाएगा, एमसीक्यू मैटर में थोड़ा ही आएगा। तो ये बात समझ आ रही है? तो फिर से सुनिए डेफिनेशन। एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ इज इंक्लूडेड इन ऑडिटर रिपोर्ट इफ ऑडिटर कंसीडर इट नेसेसरी टू ड्रॉ यूजर अटेंशन to a matter which is disclosed in financial statement, and that is fundamental for user understanding of financial statements, provided matter does not require modification in opinion, matter is not a key argument। 5 अल्फाज हैं, अगर आपने सिर्फ ये 5 लफ्ज भी लिख दिए आपकी एमसीक्यू मैटर की डेफिनेशन कंप्लीट। और अगर ये 5 लफ्ज नहीं लिखे तो 2 सफ़े भर दे, डेफिनेशन कंप्लीट नहीं है। तो वो अल्फाज सुन लें जो जब कभी डेफिनेशन याद करें आपने लाजमी याद करनी है। वो क्या है? ड्रॉ यूजर अटेंशन टू ए मैटर विच इज डिस्क्लोज्ड इन फंडामेंटल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और प्रोवाइडेड। क्लियर हो गया? अच्छा इससे मेन कंसर्न हमें ये समझ आया कि एमसीक्यू मैटर में लिखने के लिए जरूरी है कि वो हो बहुत अहम, लेकिन मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन ना हो। ये बहुत अहम कंसेप्ट है। आप केस स्टडी करते हुए ये गलती करेंगे, वहां पे वो मिस स्टेटमेंट होगी, आप कहेंगे एमसीक्यू मैटर है, आप कहेंगे वो एमसीक्यू मैटर। एक रियल के साथ मैं पहले भी आपको क्लास में बताया था, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट ने क्या किया, क्लाइंट ने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं किया था लेकिन नोट्स ऑफ अकाउंट्स में लिख दिया था वी हैव नॉट रिकॉर्डेड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, और उसने एमसीक्यू मैटर दे दिया। क्या ये फैसला सही था? सही नहीं। क्यों? मिस स्टेटमेंट थी, उसे क्वालिफाइड ओपिनियन देना चाहिए था। इसी तरह के लोगों को सामने रख के उसने ये लाइन लिखी है, मैटर प्रोवाइडेड मैटर डज नॉट रिक्वायर मॉडिफाइड ओपिनियन। क्योंकि अगर मैटर मॉडिफिकेशन रिक्वायर कर रहा है तो फिर मॉडिफाइड ओपिनियन दिया जाएगा, एमसीक्यू मैटर नहीं दिया जाएगा। क्लियर हुई है बात? एग्जांपल्स किस चीज की? एग्जांपल्स एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ की। पहली एग्जांपल मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू एक्सेप्शनल लिटिगेशन, ये तो हमने डिस्कस कर ली। एक मिनट। व्हेन देयर इज रिलेटिंग टू एक्सेप्शनल लिटिगेशन, ठीक है, इसमें आप मटीरियल अनसर्टेनिटी के ऊपर इतना फोकस ना करें। इसके साथ गोइंग कंसर्न नहीं लिखा हुआ, याद रखिए गोइंग कंसर्न नहीं लिखा हुआ। ये क्या लिखा हुआ है? एक्सेप्शनल लिटिगेशन। जब क्लाइंट के खिलाफ कोई भी एक्सेप्शनल लिटिगेशन चल रही हो तो हमने क्या करना है? एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ इंक्लूड करना है, ठीक है, क्योंकि लिटिगेशन से अभी फैसला नहीं हुआ ना, इसलिए अनसर्टेनिटी का लफ्ज लिखा है। अनसर्टेनिटी का लफ्ज क्यों लिखा है? केस चल रहा, अभी फैसला नहीं हुआ। एक्सेप्शनल लिटिगेशन, इसका मतलब है जब कभी क्लाइंट के खिलाफ एक्सेप्शनल लिटिगेशन होगी हमने एमसीक्यू मैटर इंक्लूड करना है। कैसे पता चलेगा ये लिटिगेशन एक्सेप्शनल है कि नॉर्मल है? एग्जाम में ज़हन में रखिए, एग्जाम में जो भी लिटिगेशन आ जाए ना आपने उसे एक्सेप्शनल ही लेना है। एग्जाम में जो भी लिटिगेशन आ जाए आपने उसे एक्सेप्शनल ही लेना है। प्रैक्टिकली हमारी जजमेंट होती है। रूटीन नेचर का केस हो तो हम उसे कहते हैं ये एमसीक्यू मैटर में नहीं आएगा, एक्सेप्शनल आएगा। जैसे फर्ज कीजिए कि
एफबीआर वालों के साथ रूटीन में टैक्स के केसेस चल रहे हैं। रूटीन में आपको तो एफबीआर वाले हर एक को नोटिस भेजते रहते हैं और वो फिर चैलेंज हो जाते हैं। इस पे की ऑडिट मैटर नहीं आएगा, सॉरी इसमें हमसे मैटर नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई एक मेजर इंक्वायरी एफबीआर ने इनिशिएट कर दी कि ये कंपनी पिछले 5 सालों में टैक्स लायबिलिटी अंडरस्टेट कर रही है और हमने इन्वेस्टिगेशन चला दिया इसके खिलाफ, अब ये एक्सेप्शनल वाली साइड पे आ जाएगा। एक्सेप्शनल लिटिगेशन और रेगुलेटरी एक्शन में आ जाएगा। तो जब कभी एक्सेप्शनल लिटिगेशन और रेगुलेटरी एक्शन हो, क्या करना है? एमसी से मैटर पैराग्राफ करना है। ठीक है, मुझे बताइए, अगर एग्जाम में कह दे कि आपने एक एम्प्लॉय को डिसमिस किया है, एम्प्लॉय ने आपके खिलाफ केस फाइल कर दिया अनफेयर डिसमिसल का केस फाइल कर दिया, तो बताइए एक्सेप्शनल लिटिगेशन है कि नहीं? एग्जाम में आपने बताया हर केस को एक्सेप्शनल लिटिगेशन। तो प्रैक्टिस की एग्जांपल दी ना आपको कि प्रैक्टिस में हम देखते हैं एग्जाम में जो भी लीगल केस रेगुलेटरी एक्शन आ गया, आपने उसके ऊपर एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ इंक्लूड कर देना है। दूसरी एग्जांपल, व्हेन सिग्निफिकेंट सब्सिक्वेंट इवेंट अकर्स आफ्टर ईयर एंड, जब ईयर एंड के बाद कोई सिग्निफिकेंट सब्सिक्वेंट इवेंट अकर हो। एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग नहीं लिखा उसने, इसका मतलब है दोनों हो सकते हैं। जब कभी सब्सिक्वेंट इवेंट पता क्या होता है? क्या? ईयर एंड के बाद जो इवेंट अकर होते हैं उन्हें कहते हैं सब्सिक्वेंट इवेंट। ये दो तरह के होते हैं, एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग। ठीक है, लेकिन यहां पे उसने बाइफरकेशन नहीं, किसका मतलब है कोई भी ईयर एंड के बाद सब्सिक्वेंट इवेंट होगा तो वो उसके ऊपर हम एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ इंक्लूड करेंगे। केस स्टडी में ज्यादातर जो सब्सिक्वेंट इवेंट वो डिस्कस करता है वो नॉन एडजस्टिंग होता है, लेकिन ये कंसेप्ट एडजस्टिंग इवेंट पे भी इक्वली अप्लाई ही होता है। तो मुझे बताइए, अगर ईयर एंड के बाद डेटर बैड डेट हो गए, सब्सिक्वेंट इवेंट है ना, ईयर एंड के बाद डेटर बैड डेट हो गए, क्लाइंट ने उसकी प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं की, तो क्या होगा? तो हम रिपोर्ट में क्या इंक्लूड करेंगे? एमसीक्यू मैटर नहीं आएगा, क्योंकि ये मिस स्टेटमेंट है, इस पे क्वालिफाइड। लेकिन अगर ईयर एंड के बाद डेटर बैड डेट हो और क्लाइंट रिकॉर्ड कर दे, अब मिस स्टेटमेंट नहीं है, अनमोडिफाइड ओपिनियन है, लेकिन एमसीक्यू मैटर साथ ऐड कर देंगे कि ये बुक हुआ ईयर एंड के बाद हुआ है, लेकिन इसको यहां पे हम एडजस्टिंग इवेंट, ये सब्सिक्वेंट इवेंट है, इस वजह से एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ ऐड कर रहे हैं। क्लियर हुई ये बात? आखिरी एग्जांपल, आईकैप जो सबसे ज्यादा टेस्ट कर रहा है वो एग्जांपल, एक तो एक्सेप्शन। अच्छा, ये जो एग्जांपल्स है ना, ये आईकैप की तरतीब से हमने कोशिश किया बनाए, सबसे ज्यादा टेस्ट होने वाली एग्जांपल पहले, उसके बाद वाली उसके बाद। तो पहली एग्जांपल क्या थी? एक्सेप्शनल लिटिगेशन और रेगुलेटरी एक्शन जब हो तो एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ आएगा। दूसरी एग्जांपल सब्सिक्वेंट इवेंट। अब आई क्या सुने, आफ्टर द ईयर, ऑडिट बोर्ड से पहले, ईयर एंड के बाद ऑडिट बोर्ड से पहले आग लगी और बहुत से एसेट्स जल गए, है नॉन एडजस्टिंग, लेकिन हमें इससे क्या लेना देना? हमें तो सब्सिक्वेंट इवेंट से लेना है। सब्सिक्वेंट इवेंट है, तो बताइए क्या होगा? देखेंगे मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज किया कि नहीं। अगर मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज किया हुआ है तो एमसीक्यू मैटर बैक, अगर डिस्क्लोज नहीं किया हुआ तो ये मिस स्टेटमेंट होगी। समझ आई बात की? यानी ये जितनी भी एग्जांपल्स है ना, इन सब को अगर सही तरीके से काउंट फॉर करके डिस्क्लोज कर दिया हुआ ना, तो फिर एमसीक्यू मैटर आएगा। अगर इनमें से किसी भी एग्जांपल में वो कहता है सही तरीके से डिस्क्लोज नहीं किया, काउंट फॉर नहीं किया, तो वो मिस स्टेटमेंट है, एमसीक्यू मैटर नहीं आएगा, बल्कि मॉडिफाइड ओपिनियन आएगा। बात समझ आती है? आखिरी क्वेश्चन, ईयर एंड के बाद आग लगी, क्लाइंट का सारा काउंटिंग रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय हो गया, बताइए एमसीक्यू मैटर आएगा कि नहीं? हाँ शाबाश, इस पे एमसीक्यू मैटर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? इससे एसेट्स डिस्ट्रॉय नहीं हुए, रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय हुआ है। शाबाश, रिकॉर्ड। तो ये स्कोप लिमिटेशन की तरफ जाएगा कि अगर अल्टरनेटिव प्रोसेस से भी एविडेंस नहीं मिलता तो स्कोप लिमिटेशन। शाबाश, 2 पॉइंट क्लियर हो गए। तीसरा पॉइंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर री इशूड आर कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स आर रीस्टेटेड। ये थोड़ा सा आपको समझने में शायद प्रॉब्लम हो। आपको पता है ऑडिट में हम प्लानिंग करते हैं, प्रोसीजर परफॉर्म प्लानिंग करते हैं स्टार्ट में, अगर बाद में पता चले कि प्लानिंग को रिवाइज करने की जरूरत है, रिवाइज कर सकते हैं। क्या हम ऑडिट में मटेरियलिटी डिटरमिन करते हैं? अगर बाद में पता चले मटेरियलिटी रिवाइज करने की जरूरत है, रिवाइज कर सकते हैं। शाबाश।
क्या रिस्क असेसमेंट करते हैं? अगर बाद में पता चले रिस्क को रिवाइज करने की जरूरत है, रिवाइज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यानी ऑडिट में हर चीज रिवाइज हो सकती है। अब सुनिए, क्लाइमेक्स पे चलते हैं। एक दफा हमने रिपोर्ट इशू कर दी क्लाइंट को, रिपोर्ट इशू करने के महीने बाद पता चला उसमें कोई मिस स्टेटमेंट थी। हालांकि उसमें हमारा कसूर नहीं था, हमने रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन कर ली थी, लेकिन फिर भी पता चला मिस स्टेटमेंट थी जो क्लाइंट ने छुपाई हुई थी। क्या हमें क्या करना चाहिए? हमें कहना चाहिए भाई अब अगले साल देखेंगे, जाने दो, कि यूज अच्छे ऑडिटर होने की हैसियत से यूजर्स को बताना चाहिए, बताना चाहिए। यहां पे दो ऑप्शन होती हैं, यहां पे दो ऑप्शन। अगर तो अगला साल दूर हो ना, अगला साल दूर हो, तो हम पिछली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को री इशू करते हैं, री इशू करते हैं। लेकिन अगर अगले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अनकरीब इशू होने वाली हैं, तो हम पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को री इशू करने की बजाय अगले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो पिछले साल की फिगर्स हैं, कोरिस्पॉन्डिंग फिगर, उनको रीस्टेट कर लेते हैं। तो ये फर्क समझ आया री इशूड में और रीस्टेटेड में। री इशूड का मतलब है पिछली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दोबारा इशू कर दो, और रीस्टेटमेंट का मतलब क्या है कि पिछली फाइनेंस दोबारा इशू ना करो, अगली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पिछले साल की फिगर्स को रिवाइज कर दो, रीस्टेट कर दो। लेकिन मुझे बताइए दोनों सूरतों में यूजर्स को बताना चाहिए कि नहीं? अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट री इशूड होती हैं तो इसमें मिस स्टेटमेंट तो नहीं ना होगी, क्योंकि री इशूड में सारी चीजें ठीक होगी, इशू हुई होंगी। री स्टेटमेंट भी हो गई है। अगर री स्टेटमेंट ना, तो सीफैब लेवल का कंसेप्ट है कि मैनेजमेंट कहती है हमने री स्टेटमेंट नहीं करनी, तो फिर एमसीएस में मैटर नहीं आता, फिर मिस स्टेटमेंट होते हैं। शाबाश शाबाश, ये कैफ में उसने कभी पूछा ना पूछेगा, कैफ के स्कोप से बाहर। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब फिगर रीस्टेट हो गई इसका मतलब मिस स्टेटमेंट दूर हो गई। लेकिन यूजर परेशान हो सकता है कि अगर पिछले साल 2021 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फिगर कुछ और थी और 2022 में 2021 की फिगर कुछ और है, रीस्टेटमेंट, तो उसको इस परेशानी से बचाने के लिए क्या करें? ये एग्जांपल जेहन में रखिएगा, हमारे एक टॉपिक में यूज होगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीइशूड और रीस्टेटमेंट में फर्क समझ आ गया ना? रीइशूड में सारी की सारी फाइनेंस दोबारा इशू हो रही है, रीस्टेटमेंट में अगले साल में कंपैरेटिव जो होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर का मतलब है कंपैरेटिव्स। क्लियर? आगे चलते हैं। मेजर डिजास्टर सिग्निफिकेंटली इफेक्ट एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मेजर डिजास्टर, डिजास्टर क्या होता है? आग लग गई, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट करता हो, जलजला, सैलाब, आग। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट करता हो, एसेट्स डिस्ट्रॉय हो गए, लेकिन मैनेजमेंट ने सही रिकॉर्ड कर लिए, मैनेजमेंट ने सही रिकॉर्ड कर लिए, तो क्या हमें यूजर्स को बता देना चाहिए कि इस साल जो प्रॉफिट इतना कम हुआ है, रीजन क्या है? हालांकि मैनेजमेंट ने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बताया होगा, लेकिन हमने ट्रेलर तो दिखाना है ताकि क्योंकि कहीं बहुत सारे डिस्क्लोजर में ये डिस्क्लोजर छुप ना जाए, तो एमसीओ मैटर पैराग्राफ इंक्लूड करेंगे। अब आप में से कोई स्टूडेंट मुझे बता सकता है सेकंड में एग्जांपल में और फोर्थ, हाथ उठा के, सेकंड एग्जांपल और फोर्थ एग्जांपल में क्या फर्क है? एक मिनट है क्या? फोर्थ में ड्यूरिंग द, शाबाश, फोर्थ है अफेक्टिंग एंटिटीज फाइनेंशियल में ड्यूरिंग द ईयर, और सेकंड में है सब्सिक्वेंट। सब्सिक्वेंट मतलब क्या है? आफ्टर द ईयर। शाबाश शाबाश, आफ्टर द ईयर। इसके बाद आगे चलें। 4 एग्जांपल्स हो गई। पहली एग्जांपल कौन सी थी? एक्सेप्शन लिटिगेशन आर रेगुलेटरी एक्शन। एफबीआर वाला रेगुलेटरी एक्शन था, उस पे एमसीओ मैटर देते हैं। दूसरी एग्जांपल सब्सिक्वेंट इवेंट, उस पे एमसीओ मैटर। तीसरी एग्जांपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रीइश्यूड और रीस्टेटेड, और फोर्थ डिजास्टर अकरिंग ड्यूरिंग द ईयर अफेक्टिंग एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिफ्थ, अच्छा फिफ्थ को ना मिसअंडरस्टूड कर जाते हैं बहुत से स्टूडेंट। यह है अर्ली एप्लीकेशन ऑफ न्यू काउंटिंग स्टैंडर्ड दैट हैज मटेरियल इफेक्ट। अर्ली वो इसको आसान याद करते पता क्या पड़ जाते हैं? चेंज इन काउंटिंग पॉलिसी। ये चेंज इन काउंटिंग पॉलिसी का केस नहीं है, गौर से सुन लें, चेंज इन काउंटिंग पॉलिसी का केस नहीं। अब चूंकि वो मेंटीमीटर का टाइम नहीं बचता ना, वो कल करवाएंगे, तो प्राइस तो आपको देना ही देना, तो इसीलिए क्लास में कोई स्टूडेंट जो ये बताए
शाबाश के अकाउंटिंग पॉलिसी और अकाउंटिंग एस्टीमेट में क्या फर्क है, एग्जाम्पल के दे साथ एग्जाम्पल बता दें कि सर ये अकाउंटिंग पॉलिसी होती है, ये अकाउंटिंग एस्टीमेट हो, बताइए। शाबाश शाबाश, ये हाल है, अभी कह रहे थे नहीं। फाइफो और एफको जो होते हैं, फाइफो और एवरेज कॉस्ट इन्वेंटरी का, ये क्या है, अकाउंटिंग पॉलिसी है। शाबाश। और एस्टीमेट जैसे डेप्रिसिएशन है, ये एस्टीमेट, डेप्रिसिएशन चेंज और चेंज इन एस्टीमेट। फाइफो से एवरेज कॉस्ट में जाए अकाउंटिंग पॉलिसी। अच्छा, और एक मिनट है, एक एग्जांपल, प्रोविजन फॉर वारंटी चेंज किया, चेंज इन एस्टीमेट से चेंज इन एस्टीमेट। कॉस्ट मॉडल से रिवैल्यूएशन पे गए, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है। अच्छा, और रिड्यूसिंग बैलेंस से स्ट्रेट लाइन पे गए, पॉलिसी है। शाबाश शाबाश शाबाश। डेप्रिसिएशन मेथड रिड्यूसिंग से स्ट्रेट लाइन पे जाएं, ये चेंज इन एस्टीमेट है, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है, याद रखना है इसको। शाबाश। तो ये जहन में रखिए, ये जहन में रखिए। बताना क्या चाह रहा हूं कि एक तो आपका कंसेप्ट चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी और चेंज इन एस्टीमेट का रिफ्रेश हो गया। हमें पता होना चाहिए अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज कुछ हो रहा है, एस्टीमेट्स का चेंज कुछ हो रहा है। अच्छा, कोई स्टूडेंट बता सकता है कि अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज इसकी काउंटिंग कैसे होती है और एस्टीमेट का चेंज इसकी काउंटिंग कैसे? बस गौर से सुनिएगा। नहीं आप, अच्छा मजाल है पूरे सेशन में किसी सवाल का आपने जवाब दिया और अभी प्राइज दे क्या? ऐसे नहीं, लेकिन भाई ने पहले हाथ लगा, भाई का उसके बाद एस्टीमेट के चेंज को ये किसने समझाया? जी जी बताए। चेंज इन एस्टीमेट प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होता है और चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी रेट्रोस्पेक्टिव। अच्छा, रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है? बैक डेट। हाँ जी, रेट्रोस्पेक्टिव में हम कंपैरेटिव्स को भी चेंज करते हैं, ठीक है, कंपैरेटिव्स को भी चेंज करते हैं। शाबाश शाबाश। चलिए, अच्छा यहाँ पे फिर मैं वापस आए, बता रहा था अर्ली एप्लीकेशन ऑफ न्यू। इसका मतलब क्या है कि नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। जब कभी कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आता है ना, आपको पता है उसकी एक एप्लीकेशन डेट होती है, एप्लीकेशन डेट होती है उसकी कि ये अप्लाई होगा 2025 से। लेकिन स्टैंडर्ड में लिखा होता है अर्ली एप्लीकेशन इज इनकरेज्ड, कि अगर आप स्टैंडर्ड को अर्ली अप्लाई करना चाहते हैं, कंपल्सरी कब होगा? 2025 से। लेकिन अगर 2022 में अर्ली अप्लाई करना चाहते हैं, कर सकते हैं। अब बताइए, स्टैंडर्ड ने ये 3 साल पता है किस लिए दिए होते हैं? ताकि हम उसको, ये आईफैक ने 3 साल इसलिए दिए ताकि हम उसको समझ सके रिक्वायरमेंट को। लेकिन प्रैक्टिस में आपको पता है चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठे होते हैं, वो ने 2 दिन लगते हैं, स्टैंडर्ड की सारी नहीं समझ जाते हैं। वो फिर ये फैसला कैसे करते हैं हमने अर्ली अप्लाई करना है कि नहीं करना? प्रॉफिट को देख के। अगर अर्ली अप्लाई करने से प्रॉफिट बढ़ रहा हो, अर्ली अप्लाई कर देंगे, वरना कहेंगे हम बाद में देखेंगे। तो बताइए, अगर अर्ली अप्लाई कर दिया है जिसका मटीरियल इफेक्ट है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, यानी जिसकी वजह से प्रॉफिट मटीरियली चेंज हो रहा है, तो हमें उसको बता देना चाहिए कि नहीं? क्योंकि मैनेजमेंट कह रही हो कि देखिए सर, हमने दिन रात एक करके कितनी मेहनत की और प्रॉफिट लेके आए। हालांकि असल में प्रॉफिट किस वजह से आया? और चेंज की वजह से नहीं। कौन है चेंज? ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी का यही क्लब रहा हूं अभी। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी का केस नहीं है, ये है अर्ली एप्लीकेशन ऑफ न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। क्योंकि चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी किसी और पैराग्राफ में आता है, जोर इसलिए दे रहा हूं, वो किसी और पैराग्राफ में आता है। अर्ली एप्लीकेशन क्लियर हो गया? चलिए, अच्छा अब यहाँ पे हम अपने लेक्चर को करते हैं स्टॉप। यहाँ से आगे इंशाल्लाह कल के लेक्चर में अच्छा, होम असाइनमेंट आज आपने नहीं करने। आज आपने कल वाले जिस स्टोर से कल वाली होम असाइनमेंट ने की वो कर लें, और आज मैं आपको होम असाइनमेंट की डिस्कशन शेयर कर दूंगा। ठीक है जी, आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।